हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कल हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कवर कर ली थी। आज हम आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स जो हमारी धरती है वो कई प्लेट से मिलकर बनी हुई है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं, शायद भूकंप में शैडो जोन रह गया था शायद। तो शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन वो होता है जिसमें जो वेव्स होती हैं जो धरती के अंदर से लिथोस्फीयर से धरती के अंदर जाती हैं, तो उसमें से वो कुछ एरिया में उनकी जो वेवलेंथ होती है वो नहीं आती, या फिर सिस्मोग्राफ उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो जिस एरिया पे सिस्मोग्राफ उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, उस एरिया को हम शैडो जोन कहते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे वो हमें मिल नहीं पाती हैं। इसलिए उसको शैडो जोन कहते हैं। जैसा कि इसमें पी वेव है, ये 103 से 142 डिग्री से के बीच में इसका शैडो जोन होता है, और जो एस वेव है वो 103 डिग्री से लेकर के पूरा इसका शैडो ज़ोन होता है। ऐसा क्यों होता है? शैडो ज़ोन क्यों बनता है? जैसे जो हमने ये देखा है, और इससे ये प्रूव भी होता है कि धरती की जो आंतरिक संरचना है वो एक फॉर्म में ना होकर 2 से 3 फॉर्म में है। जैसे एस वेव्स जो होती हैं वो केवल सॉलिड में चल पाती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एस वेव है, ये देखिए, जैसे जो एस वेव है वो लिथोस्फीयर वाले पोर्शन, ये क्रस्ट वाले पोर्शन में ही चल रही है, और इसका जो शैडो ज़ोन ये बाकी अंदर जाने पे कोर और मेंटल वाले एरिया में, क्रस्ट वाले एरिया में तो ये चल पा रही है, पर कोर और मेंटल में जाने में इसका जो वेवलेंथ है वो हमको, ये सिस्मोग्राफ इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स जो अंदर का एरिया है वो सॉलिड के अलावा लिक्विड स्टेट में है। इसलिए एस वेव इसके अंदर नहीं जा पा रही है। जबकि जो पी वेव है वो देखिए पूरे अंदर को मेंटल कोर सारे पोर्शन में दिख रही है। ये भी सीधे-सीधे ना होकर थोड़ी-सी डाइवर्ट क्यों हुई है? क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये सीधे ना चल के अपने पाथ से थोड़ा-सा अ, वेलिएट डाइवर्ट होती हैं, ठीक है? डेविएट होती हैं। इसलिए ये सीधे-सीधे ना आकर ये थोड़ी कर्व फॉर्म में इनकी वेवलेंथ हमें मिलती है। और जैसा कि हमने ये भी कल देखा था कि जो वेव का पाथ होता है वो डिपेंड करता है मैटर की डेंसिटी पे, और मैटर के डायरेक्शन, और जो मैटर की डेंसिटी और के कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसलिए पी वेव हो या फिर एस वेव हो, इसलिए इनका शैडो शैडो जोन बनता है। ठीक है। आगे हमने ये देख लिया कि आउट ऑफ, अब हम आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू कहाँ से हुई थी? जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर जो 1912 में दिया था, यही मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स का आधार बनी थी। ये इन्होंने अल्फ्रेड साहब ने 1912 में ये बताया कि जो हमारा महाद्वीप है वो एक जगह से ना होकर इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। एक कॉन्टिनेंट का विस्तार हो रहा है, इसीलिए अलग-अलग द्वीप बने, और इसके लिए इन्होंने एक तर्क दिया कि जो पहले सारा लैंड मास था वो वो बोला जाता था पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो महासागर था वो पेंथलासा। फिर एक कुछ समय बाद क्योंकि इनमें विस्तार हो रहा है और ये फैल रहे हैं लगातार, तो ये टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लारेंशिया और गोंडवाना आइलैंड। और दोनों के बीच में जो जगह बची उसमें पानी भरा और वो बन गया टैथिस सागर। हमारा इंडिया और जितने भी साउथ साउथ के कॉन्टिनेंट्स हैं वो गोंडवाना लैंड के पार्ट हो गए, और नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे जो हो गए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये सारे किसके पार्ट्स हो गए? लॉरेंशिया। इसके लिए इन्होंने कुछ तथ्य दिए कि सारे मतलब भूवैज्ञानिकों ने माना कि ऐसा क्यों है? ये आप किस आधार पे कहते हैं? केवल कहने से तो मान नहीं लिया जाता। तो इन्होंने कुछ प्रूफ दिए, कुछ साक्ष्य दिए, जिसमें पहला जिग्सॉ फिट। इन्होंने बोला जिग्सॉ फिट मीन्स, आप ये देखिए, जैसे अगर हम इसको सारे जो महाद्वीप हैं उनको तोड़, जैसा कि आज ये देखिए इस तरह से मिल रहे हैं, अगर इनको हम एक दूसरे से फिट करें तो ये एक ही, जैसे कि इन्होंने बोला कि सारे उसका एक पार्ट था, लॉरेंशिया, पेंजिया, उसका उसका पार्ट ये बन जाते हैं। तो जिग्सॉ फिट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये तर्क दिया। दूसरा इन्होंने तर्क दिया कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका है, तो साउथ अमेरिका के जो पूर्वी किनारे पे जो रॉक्स पाई जा रही हैं, और अफ्रीका के जो पश्चिमी किनारे पर रॉक्स पाई जाती हैं, उनकी एज सेम है। अब अगर हम देखते हैं जिग्सॉ फिट के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए अफ्रीका और अमेरिका, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी इनके जो रॉक्स ये कभी एक एक समय पे एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, और बाद में जब महाद्वीपों का प्रसार हुआ, महाद्वीपों का विस्तार हुआ, तो वो एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए थे, इसलिए इनकी रॉक्स की जो एज है वो सेम है। आगे इन्होंने तर्क दिया टिलाइट। टिलाइट क्या होते हैं? बेसिकली जैसे एलुवियल रिवर जो होती हैं वो अपने साथ जब ऊपर माउंटेन से आती हैं तो अपने साथ कुछ मिट्टी के कण ले आती हैं और उनको एक जगह से डिपॉजिट करती हैं। तो वो जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको हम एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ अवसाद बोलते हैं। सिमिलरली जो हिमानी होती हैं या जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो जब चट्टानों से टूट-टूट कर आते हैं, वो जब चट्टानों से नीचे आते हैं, तो फिर वो जहाँ पर अपने सेडिमेंट्स इकट्ठा करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टिलाइट बोलते हैं। तो टिलाइट जो इन्होंने बोला कि जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के में जो इनके किनारों पे जो टिलाइट्स पाए गए हैं, वो सेम एज के हैं, और या फिर वो सेम एज के हैं, और इनके इन सब के किनारों पर टिलाइट्स पाए भी गए हैं। तो इसमें से इससे 2 चीज़ें प्रूफ होती हैं। एक चीज़ तो ये प्रूफ होती है कि भूतकाल में हमारा जो महाद्वीप रहा होगा, वो ऐसा ही नहीं रहा होगा, और जैसा कि हमने पीछे पृथ्वी की संरचना में पढ़ा भी है कि पहले जो ठंडी हुई जब पृथ्वी, तो पूरा सारा बर्फ रहा होगा। इससे प्रयुक्त होता है कि जहाँ पर आज नदियाँ हैं, वहाँ पर पहले हिमानी हुआ करती थी। और दूसरा, ये टिलाइट के जो निक्षेप थे, वो वो उन जगहों से भी प्राप्त हुए जहाँ पर आज हिमानियाँ नहीं है। इनसे इन्होंने ये प्रूफ किया कि शायद शायद शुरू में जो सारे महाद्वीप थे एक-दूसरे से जुड़े थे। दूसरा इन्होंने प्रेषा सिद्धांत से इन्होंने क्या बताया, जैसे कुछ जगहों पर, जैसे घाना, घाना जो अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, वहाँ पे क्या है, गोल्ड की माइन्स पाई जाती हैं, जबकि गोल्ड वाले जो मिनरल्स हैं पूरे घाना वाले एरिया में नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगर हम जिग्सा फिट के अकॉर्डिंग देखें, तो जो अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, दोनों एक-दूसरे से जुड़े थे, जबकि घाना और ब्राज़ील एक-दूसरे से जुड़े रहे होंगे, जबकि ब्राज़ील में बहुत सारी गोल्ड माइन्स हैं। तो उससे ये प्रूफ होता है कि घाना में कोई माइन्स ना होने के बावजूद ब्राज़ील से, क्योंकि ये भूतकाल में जुड़ा हुआ रहा होगा, इसलिए कुछ माइन्स यहाँ पे रह गई। अ
और आगे अगर हम ये देखते हैं तो जीवाश्मों का वितरण, कुछ ऐसे जीवाश्म हैं जहाँ पे जो पूरे महाद्वीप में पाए गए, जैसे कि अंटार्कटिका में जीवन ना होने के बावजूद भी वहाँ कुछ महाद्वीप पाए, जैसे मेसोसॉरस। मेसोसॉरस जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका दोनों जगह पाए गए। साइनोगैंथस ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका में दोनों जगह पाए गए। लिस्ट्रोसॉरस ये अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका, जबकि अंटार्कटिका में आज के टाइम पे कोई जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तब भी यहाँ पे जीवाश्म पाए गए। ग्लोसोपेटेरस अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका हर जगह पाए गए। तो इससे इन्होंने ये प्रूफ किया, इससे इन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो सारे जीवाश्म एक-दूसरे से क्योंकि ये शुरू में जुड़े ही रहे होंगे, इसलिए ये सारे जीवाश्म आज के टाइम पे पाए जा रहे हैं। हालाँकि इन्होंने प्रमुख साक्ष्य दिए और तर्कशील साक्ष्य दिए, फिर भी इनसे जब ये पूछा गया कि अच्छा ठीक है, मान लिया जाता है कि विस्तार हो रहा है, लेकिन विस्तार क्यों हो रहा है? तो इन्होंने 2 साक्ष्य दिए कि एक तो जो हमारी पृथ्वी है, वो अपने पोल के मतलब सर्कुलर मोशन फ्री रूप से कर रही है, और दूसरा जो इसलिए ये विस्तृत हो रहा है, और दूसरा इन्होंने तर्क दिया कि जो ज्वार उठते हैं, ज्वार-भाटा है, वो उनके और मून के और उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी मून और धरती के बीच में जो एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा है कि कॉन्टिनेंट्स को एक-दूसरे से की तरफ खींच रही है। ये अपनी तरफ खींच रही है, तो इससे विस्तार हो रहा है। हालाँकि इनके तर्क इसलिए नहीं माने गए कि आज मून धरती को खींच रहा है, तो कल तो ये पूरा ही खींच लेगा। तो धरती का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, धरती विनष्ट हो जाएगी। हालाँकि इनके कुछ तर्क सही थे, किंतु पूर्ण रूप से ये साबित नहीं हो पाए। आगे भविष्य में यही प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए एक आधार बनी, इसलिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं? प्लेट जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये एक ऐसी जैसे हमें दिखाई दे रही है, वैसे नहीं, कई प्लेट से मिलकर बनी। प्लेट्स कैसे बनती हैं? जो हमने कल पढ़ा कि जो धरती है हमारी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल तथा कोर। कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। दैट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में, अंदर जैसे-जैसे अर्थ के हम बोलते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता जाता है। साथ ही उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये हमारे अर्थ पर प्रेशर रिलीज़ करता है। साथ ही लिथोस्फीयर जो होता है, वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाता है। इससे अंदर से टेम्परेचर भी ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा, तो इस तरह से ये एक कन्वेक्शनल करंट बहने लगती है। कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होने से ये होता है कि ये फ़ोर्स जो लिथोस्फीयर होती है, क्रस्ट वाली पार्ट होती है, उसपे एक फ़ोर्स लगाती है, जिससे कई प्लेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जैसे ज़्यादा फ़ोर्स लगा, और तो ये डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से कई प्लेट्स का निर्माण होता है। अब प्लेट्स में भी देखिए ये 3 तरह के मतलब होते हैं, जैसे एक डाइवर्जेंस होता है, एक कन्वर्जेंट तथा एक ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अपसरण। अपसरण मतलब फैलाव। सॉरी, कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण। अपसरण मतलब टकराव, जब चीज़ 2 प्लेट एक-दूसरे के पास आती हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, कन्वर्जेंट एक-दूसरे से प्लेट्स टकरा रही हैं। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है प्लेट्स का, वो कन्वर्जेंट या अभिसरण बोलते हैं। जो एक-दूसरे से दूर जाती हैं, उनको बोलते हैं अपसरण या डाइवर्जेंट, एक-दूसरे से फैल रही हैं, और जो पैरेलल फॉर्म में मोशन करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिक मोशन। अब आगे देखते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? जब 2 प्लेट एक-दूसरे से टकराती हैं, जब टकराएँगी तो टूटेंगी तो विनाश होगा। इसलिए हम इनको विनाशकारी किनारे की संज्ञा देते हैं। कन्वर्जेंस में हमेशा विनाशकारी किनारा निर्मित होता है। और इसमें 2 तरह की ओशनिक प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं। ओशनिक प्लेट्स भारी होती हैं, इसलिए ये जब कन्वर्जेंस होता है, तो ये अंदर बैठ जाती हैं, अंदर धँस जाती हैं, और एक सबडक्शन जो जहाँ पे ये बैठती हैं, वहाँ पे टूटने लगती हैं, अंदर जाके लावा इनका पिघलने लगता है। ये जो ज़ोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबडक्शन ज़ोन। अंदर ये जाती हैं, लावा इनका जब अंदर जाता है, ठंडा होता है। अब क्योंकि अंदर मैग्मा है, लावा हुआ ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा हो गया, तो मटेरियल ज़्यादा होने से प्रेशर जनरेट होता है, साथ ही साथ वहाँ टेम्परेचर तो था ही, तो ये ऊपर की तरफ फ़ोर्स लगाती हैं। ऊपर की तरफ जब फ़ोर्स लगाती हैं, तो उसी से वोल्केनो इरप्शन होता है, और धीरे-धीरे वो सेडिमेंट जब ठंडा हो जाता है, तो वोल्केनिक माउंटेन बनता है। सो ऐसे हमने देखा कि वोल्केनो फॉर्म कैसे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये हमने देख लिया। तो ये क्लियर हो गया। इससे क्लियर कि जब वोल्केनो फॉर्म होता है, तो ए कन्वर्जेंस में ही फॉर्म होगा, और उसमें एक प्लेट जो होगी, वो ओशियनिक प्लेट ज़रूर होगी। ये वही यही यही जब ओशन प्लेट जब ओशन प्लेट में डाइवर्जेंस होता है कन्वर्जेंस होता है, ये देखिए ये, जब ओशन और ओशन में कन्वर्जेंस होता है, तो सेम पैटर्न यहाँ भी होता है कि सबडक्शन वो जो एक ओशन जो भारी, अब दोनों ओशन प्लेट हैं, तो उसमें जो भारी रहेगी, वो नीचे धँस जाएगी, सबडक्शन ज़ोन फॉर्म होगा। सबडक्शन ज़ोन फॉर्म होने से फिर जो लावा उसका होगा, वो नीचे जाएगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद वोल्केनिक इरप्शन होगा। कुछ टाइम के बाद जब वो ठंडा होगा, तो ये वोल्केनो वाले छोटे-छोटे माउंटेन्स बनेंगे, क्योंकि ये महासागर में, इसलिए इनका कुछ पार्ट ही ऊपर दिखाई देगा। तो इस तरह से ये वोल्केनिक आइलैंड बनते हैं, जैसे हमारा अंडमान आइलैंड है। अब इस तरह से ये कन्फर्म हुआ कि वोल्केनो तभी बनेंगे जब एक प्लेट ओशन हो, और कन्वर्जेंस के बाद सबडक्शन हो। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब 2 दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं, और दोनों में जब कन्वर्जेंस होता है, तो एक दूसरे के पास आती हैं। क्योंकि एक दूसरे के पास आती हैं, तो सेम पैटर्न इसमें होता है। नीचे से प्रेशर लगता है, और ये जो प्रेशर लगता है, क्योंकि कुछ लावा नीचे जाता होगा, वो मेल्ट हुआ, तो फिर एक तो मटेरियल ज़्यादा हो गया, नीचे से ऊपर से नीचे से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे मुड़ के फोल्ड फॉर्म में आ जाती हैं, और फोल्ड फॉर्म में आने से इनमें फोल्ड माउंटेन्स का फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि वी कैन
सी हियर, ये देखिए यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, उनमें कन्वर्जेंस होता है और दोनों प्लेट्स जो होती हैं, दोनों प्लेट्स का कॉन्टिनेंटल होना ज़रूरी है। अब ट्रेंच कैसे बनता है? जब एक प्लेट ओशन हो और एक कॉन्टिनेंटल हो, तो जब इनमें कन्वर्जेंस होता है, दोनों प्लेट एक-दूसरे के पास-पास आती हैं, तो सबडक्शन ज़ोन फॉर्म होता है, साथ ही साथ इसमें थोड़ी-सी जगह रह जाती है। यही जगह जब धीरे-धीरे बढ़ जाती है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से ट्रेंच बनता है। जैसे मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है, सबडक्शन। अब आगे देखते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है? जब प्लेट्स एक-दूसरे से दूर जाती हैं। अब ये क्यों होता है? कन्वेक्शनल करंट, जैसे कि हमने ये देखा था शुरू में, ये कन्वेक्शनल करंट, ये इस डायरेक्शन में कुछ फॉर्म है, कुछ इस डायरेक्शन में फॉर्म है। तो जो दोनों आस-पास की कन्वेक्शनल करंट होती हैं, वो दूसरे प्लेट्स को एक-दूसरे के आमने-सामने लाती हैं। सिमिलरली ये जो इस साइड में कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होती है और जो दूसरे साइड में फॉर्म होती है, इस तरह से एक-दूसरे को अपोज़िट साइड में ले जाती हैं। तो जब ये अपोज़िट साइड में ले जाती हैं, तो इसमें डाइवर्जेंस होता है या फैलाव, अपसरण बोलते हैं, अपसरण का मतलब फैलाव। अब ये जो हमारा कन्वर्जेंट था, उसमें कौन-सा फ़ोर्स लग रहा था? उसमें कम कंप्रेशन वाला फ़ोर्स लग रहा था, जबकि डाइवर्जेंस में टेंसाइल फ़ोर्स लगेगा, मतलब खिंचाव होगा, मतलब एक-दूसरे से दूर होंगे। अब इस तरह के डाइवर्जेंस में क्या फ़ॉर्म होता है? जब 2 कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, तो अगर एक-दूसरे से दूर जाते हैं, तो जो बीच का पार्ट होता है, वो खाली हो जाता है। इस पार्ट को हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, और उसके अगल-बगल जो माउंटेन होते हैं, उनको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। इनका अपोज़िट जस्ट अपोज़िट भी होता है। अगर अगल-बगल के माउंटेन नीचे हो गए और ये बीच का खाली रह गया, तो इसको भी हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। कुछ दिन बाद अगर इस रिफ्ट वैली में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये एक तरह से महासागर का निर्माण करती है, सागर का निर्माण करती है। और रिफ्ट वैली के आस-पास ही जब रिफ्ट वैली जैसे जब बनी होगी, तो ज़रूर वोल्केनिक इरप्शन थोड़ा बहुत होगा, और इसके अगल-बगल जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन्हीं सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से छोटे-छोटे जो सेडिमेंटेशन होता है, उसको हम लोग रिज बोलते हैं। इस तरह से जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, उनमें जब डाइवर्जेंस होता है, एक-दूसरे से दूर आ जाती हैं, तो जो बीच की जगह खाली होती है, उसमें टाइम के साथ पानी भर जाता है, तो इसको कॉन्टिनेंटल एंड सी एक्सपेंशन बोलते हैं, या महासागरीय नितल प्रसार बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? ये जब इनमें डाइवर्जेंस हुआ होगा, तो कुछ लावा नीचे गया होगा स्टेनोस्फीयर में, जो कि मेंटल का जो कुछ लावा नीचे गया होगा स्टेनोस्फीयर में, जो कि मेंटल का पार्ट है। इससे ये भी प्रूफ होता है, क्योंकि तभी यहाँ पे पानी भरा और महातलीय तल का विस्तार हुआ। इससे ये प्रूफ होता है कि ओशनिक प्लेट में क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है। डाइवर्जेंस में एक क्या-क्या बनता है? एक नया तट बनता है, एक नया समुद्र बन सकता है, नया कॉन्टिनेंट बन सकता है। तो ये इसमें सारी चीज़ें बनी, तो इसको क्या बोलते हैं? निर्माणकाली किनारा बोलते हैं। रिज हमने अभी देखा ही। माइल्ड। अब हम दोनों में कंपेयर करते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में। कन्वर्जेंस यानी अभिसरण, इसमें कौन-सा फ़ोर्स लगता है? कंप्रेशन फ़ोर्स लगता है, जबकि डाइवर्जेंस में टेंसाइल फ़ोर्स लगता है। कन्वर्जेंस विनाशकारी होता है, जबकि डाइवर्जेंस रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव होता है। इसमें फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, इसमें ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, इसमें वोल्केनो और वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, इसमें रिफ्ट वैली और रिज बनते हैं। इसमें ट्रेंच बनते हैं, या आइलैंड इन ओशन बनते हैं, ओशन में आइलैंड बनते हैं। इसमें सी फ्लोर बनता है, और वो सी फ्लोर स्प्रेड होता है, मतलब महातलीय नितल प्रसार होता है। इसमें क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव होता है, इसलिए इसमें जो जो अर्थक्वेक आते हैं, वो ज़्यादा डीप फ़ोर्स वाले होते हैं, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले होते हैं, जबकि जो डाइवर्जेंस होता है, उसमें शैलो डीप वाले अर्थक्वेक आते हैं। अब यहाँ तक हमने देखा, आगे हम कल ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, और आगे